नमस्कार साथियों, मैं सोहन चौधरी। आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट बाय सोहन सर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का वीडियो है उन साथियों को जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं उनके लिए, और वर्तमान में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। यह टॉपिक कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक्स या आरबीसी बुक्स की अपन अध्ययन कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में अगला वीडियो है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और यह आज का वीडियो है वो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम बार बार लेके आ रहे हैं, काफी साथियों को बहुत अच्छा भी लग रहा है। और यदि आप इस चैनल पर आप भी यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए साथियों साथियों अपन शुरुआत करते हैं इस की भारतीय संविधान की प्रस्तावना का, लेकिन एक स्लोगन के माध्यम से। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ शक्ति उसे भिखारी से राजा बना सकती है। हाँ दोस्तों, यदि आपके अंदर बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प है, तो भी कुछ आप अपना फेर बदल कर सकते हैं। मन के अंदर यदि आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का, तो आप भी वो प्रयास कर सकते हैं, वो हासिल कर सकते हैं जो आप वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब प्रस्तावना क्या है? पहली बात तो प्रस्तावना से तात्पर्य है भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है। इन्हीं आदर्शों को प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। हाँ साथियों, ये प्रस्तावना भारतीय जो संविधान है उसका एक मूल आदर्श है और उनको दर्शाया गया है। मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास कर रहा हूं साथियों। मेरे हर शब्द में आपका एक सवाल उभर कर आता है, तो आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से लगातार देखिए, जिससे आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना अच्छी तरह से याद हो सके। आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। किसी भी प्रकार से यदि एग्जाम में एनालिटिकल अप्रोच से आपको सवाल पूछे जाए तो भी आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं साथियों। तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर यह सवाल आता है कि प्रस्तावना को कैसे लाया गया, यानी ये प्रस्तावना है इसको लाया गया कैसे। तो इस सवाल का उत्तर होगा साथियों कि संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था और संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 कितने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की थी, जिसमें बताया गया था किस प्रकार का संविधान तैयार किया जाना है, किस प्रकार का संविधान तैयार किया जाना है। इसी उद्देशिका से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव था वह संविधान निर्माण के अंतिम चरण प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया और इस कारण प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। हाँ दोस्तों, यानी किसी भी बुक्स होती है और उस बुक्स की शुरुआती आप खोलते हैं तो उसको इंडेक्स होता है और उसमें दिखाया जाता है कि इस किताब के अंदर क्या है। उसी प्रकार भारतीय संविधान के अंदर क्या है, भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान किस पर आधारित है, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, भारत के लोग कैसे हैं, वहां पर कौन सा धर्म है, तमाम जानकारी इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर पढ़ने पर ही हमें प्राप्त हो जाती है साथियों। तो हम इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल आता है कि ये संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहां से ली गई, यानी ये भारतीय जो संविधान निर्मात्री सभा थी उस संविधान निर्मात्री सभा के दिमाग में ये विचार कहां से आया, कहां से ये जन्म लिया। तो ये हम बात कर रहे हैं, देखिए ये विचार आया हमारा अमेरिका से। कहां से आया दोस्तों? अमेरिका से। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? अमेरिका। अब हमारा अगला सवाल है कि यदि हमारा विचार का जन्म अमेरिका से हुआ तो इस संविधान की जो प्रस्तावना है, इसकी जो लैंग्वेज है उसकी उत्पत्ति हमने कहां से ली। तो इस वही प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहां से लिया दोस्तों? संविधान यानी ऑस्ट्रेलिया से। इसकी जो भाषा है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की शुरुआत में हम भारत के लोग से शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 अंगिकत पर समाप्त होती है। ये प्रस्तावना हम बात करें
कि इसमें यदि आपको साथियों में आपको पूरी इस प्रस्तावना को स्टेप बाय स्टेप पढ़ता हूं, यह आपको बहुत ही अच्छी तरह से अपन बात कर देंगे। हमारे संविधान में 12 में एक प्रस्तावना है जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया। क्या किया गया? साफ लिखा गया कि मूल जो उद्देश्य है उनको स्पष्ट किया गया है। संविधान की क्रियान्विति और उसका पालन संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार किया जा सके, संविधान के मूल भावना के अनुसार किया जा सके। और संविधान के गौरवपूर्ण मूल्य, कौन से गौरवपूर्ण मूल्यों का भी उल्लेख इस भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में रखा गया। हाँ दोस्तों, अब बात करें दोस्तों, एक बहुत ही सलाह दूंगा आपको। यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे एक बहुत सारे सवाल यहाँ उभर कर आते हैं। मैं आपसे सबसे पहले बात बोलूंगा कि ये भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है, इसको क्रमबद्ध रूप से आप याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कई बार जैसे ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और विचार, ये शब्द दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार क्रमबद्ध रूप से जमाइए। कई बार शब्द जैसे गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये शब्द दे दिए जाते हैं। कई बार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इस प्रकार के शब्द दे दिए जाते हैं जिससे आपको क्रमबद्ध रूप से जमाने के लिए बोल सकते हैं कि आप इस क्रमबद्ध रूप से इसको बताइए कि भारतीय संविधान के अनुरूप है या नहीं है। हम इस प्रस्तावना को मैं पहले पढ़ रहा हूं जिसे आपको अच्छी तरह से याद है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी द्वारा इसे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। अब हमारे जहन में ये आता है कि ये जो भारत का संविधान का जो स्रोत है वो कौन? इस स्रोत से हमें पता चलता है कि जैसे यदि आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ये शब्द पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यही हमारा क्या है? भारतीय संविधान के स्रोत हम भारत के लोग यानी भारत की जनता है। भारत के लोग ही वो शक्ति है जो संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं। अब मैं इस संविधान की प्रस्तावना के कुछ 5 ऐसे शब्दों का उल्लेख बता रहा हूं जो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 5 शब्द इंडिकेट करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये 5 जो शब्द हैं। पहला शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, समाजवादी इसके अंदर आगे शामिल किया गया है, क्योंकि समाजवादी शब्द आगे शामिल किया गया है। पंथ निरपेक्ष, ये भी शब्द बाद में शामिल किया गया है। और उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 5 शब्द हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आपको आगे चलते हैं, जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पूरी दी गई है। आगे आपको बता देता हूं कि हमारे संविधान में अभी तक की जो प्रस्तावना है उसमें अभी तक एक ही संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के तहत। यहाँ पर 377 के अनुसार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रतिस्थापित किया गया है। ये प्रतिस्थापित किया गया। मैं एक एक शब्द की व्याख्या करूंगा साथियों। अभी मैं आपको थोड़ा सा शुरुआती दौर में बता रहा हूं। राष्ट्र की एकता, एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रतिस्थापित किया गया है। साथियों, यहाँ पर देखिए, हम वापस भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। हम भारत के लोग, इस प्रस्तावना पे यदि शब्द में जोड़ डालें तो मैं आपको शुरुआती बात की थी कि ये जो 5 शब्द हैं, हमारे जो 5 शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द, इसके बाद हमारा समाजवादी शब्द, उसके बाद हमारा पंथ निरपेक्ष शब्द, उसके बाद हमारा लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द,
लोकतंत्रात्मक और ये गणराज्य शब्द, ये 5 शब्द हैं जो बहुत ही आपको, ये 5 शब्द हैं जो इंगित करते हैं जो भारत के बहुत प्रारंभिक 5 महत्वपूर्ण शब्द हैं। उसके बाद मैं आपको 5 वो शब्दों का उल्लेख बता रहा हूं साथियों, जिसमें हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य टिका हुआ है। वो है हमारा न्याय, न्याय यानी जिसमें हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी न्याय आते हैं। उसके बाद हमारी आता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता शब्द। उसके बाद आता है हमारा समता या समानता, समानता। उसके बाद है हमारी व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। और उसके बाद है राष्ट्र की एकता और अखंडता। इन शब्दों की बात कर रहे हैं, एकता, अखंडता। और उसके बाद है हमारी बंधुता। ये 6 शब्द हैं। ये 6 शब्द हमारे भारतीय संविधान के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं, जिनकी बात करें तो उद्देश्य बताते हैं। साथियों, इसी संविधान में 8 तारीख को ये अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी। अब हम बात करें एक एक इसके अर्थों की बारे में बात करें, एक एक शब्द ले रहे हैं और उनके अनुसार अपन पढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए साथियों, प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना की गई है कि हम भारत के लोग संविधान के निर्माता के अनुसार संप्रभुता अंत जनता में निहित है। कहाँ निहित है साथियों? जनता में। यानी हमारी जो भारतीय संविधान की जो अंतिम शक्ति है, संप्रभुता है, वो किस में निहित है? जनता में निहित है। सरकार के पास या राज्य सरकार के पास, विभिन्न अंगों के पास जो भी शक्तियां हैं वो सब जनता से मिली है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। पदावली से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान के स्रोत भारत की जनता है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा द्वारा ही संविधान का क्या किया गया? निर्माण किया गया। मेरा कहने का तात्पर्य है, इसका मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी तब से भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं रहा था। यानी अपन बात करें कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश राज ने यहाँ लंबे समय तक शासन किया था, लेकिन अब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आंतरिक और बाहरी रूप से सभी जो हमारी विदेश नीति है, उस विदेश नीति का संचालन हमारा भारत कर सकता है। इस पे किसी भी देश का आधिपत्य नहीं है और इसका अंतिम जो स्रोत है वो है भारत की जनता। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इस आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें पहले बात करते हैं उद्देश्य विभाग में। शुरुआत कर रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस पदावली से व्यक्त होता है कि भारत पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न राज्य है, पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न राज्य है, आंतरिक रूप से और विदेशी मामलों में किसी भी अन्य विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। कोई भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। अपनी विदेश नीति का संचालन वो स्वयं कर सकता है। समाजवाद, ये शब्द कई बार साथ ही ये पूछा जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा शब्द है जो भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। उसमें 3-4 शब्द दे दिए जाएंगे और समाजवाद भी दे दिया जाएगा। तो याद रखना, ये समाजवाद भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था। समाजवाद शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, उनके समय ये बहुत ही बड़ा संशोधन हुआ था। आपको बता देता हूं कि 42वां संविधान संशोधन भारत का लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को सम्मिलित करके उसे और अधिक स्पष्ट किया गया था। इसे समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास करने के लिए भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अपनाई गई है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। साथियों, आपको बात करते हैं कि यह समाजवाद शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्यों जोड़ा गया था। मैं आपको बताऊं, जब भारत आजाद हुआ था तब आप विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक था पूंजीवाद और दूसरी तरफ था समाजवाद। भारत ने दोनों गुटों में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया था क्योंकि भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कर चुका था और इस वजह से किसी भी गुट पर शामिल होकर भारत किसी को छाप नहीं छोड़ना चाहता था। हाँ, भारत का झुकाव समाजवाद की तरफ था, लेकिन
भारत कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू वो एक समाजवादी थे और इस वजह से कहीं पर भी भारत का समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं था और कहीं छाप नहीं देना चाहते थे। ये समाजवाद का जो उल्लेख है वो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। तो संविधान वास्तव में समाजवादी समानता की बात करता है, जिसका मतलब है कि भारत में रह रहे हर नागरिक को महसूस हो कि वे एक समान है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया, वो महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों से प्रेरित है। किसके नेहरू से प्रेरित है ये हमारा समाजवाद? महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। कई बार हमारे सवाल पूछा गया है कि हमारे भारतीय संविधान का समाजवाद किन किन व्यक्तियों से प्रभावित है, तो इसमें आपको सवाल का उत्तर देना है महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, पंथ निरपेक्ष। यह शब्द भी हमारे बाद में जोड़ा गया था, मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के इस जोड़ा गया था। इसका अर्थ है कि भारत धर्म के क्षेत्र में न तो धर्म विरोधी है न धर्म प्रचारक है, बल्कि वे तटस्थ है जो सभी धर्मों के साथ सम्मान व्यवहार करता है। सभी धर्मों के साथ क्या करता है? सम्मान व्यवहार करता है साथियों। हाँ साथियों, कि हमारी भारतीय जो पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं, इसको धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं, ये दोनों शब्द हैं। धर्म निरपेक्ष क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्मों वाला देश है, तो इसलिए किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया। सभी धर्मों के साथ सम्मान व्यवहार किया गया। कोई भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करती है, किसी भी धर्म के विरोध नहीं करती है, बल्कि सभी धर्मों, भारत के तमाम नागरिकों को सभी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उनको धार्मिक रूप से स्वतंत्रता दी गई है। हाँ साथियों, ये ध्यान रखना कि हमारे धर्म पंथ निरपेक्ष शब्द यानी धर्म का यहाँ पर भी उल्लेख किया गया। इसके अलावा हमारे भारतीय संविधान की जो मौलिक अधिकार है उसके अंदर भी इसका उल्लेख किया गया है। साथियों, पंथ निरपेक्ष जो शब्द आया था ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि राज्य अपना कोई भी धर्म नहीं, जो भी धर्म होगा वह भारत की जनता का होगा, जिसमें सरकार की ओर से कोई रोक टोक नहीं होगी। हाँ, मैं आपको इतना सा कह सकता हूं कि भारत पाश्चात्य देशों में जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं और भारत में, उन दोनों में धर्म को लेकर हम आगे पढ़ेंगे सिद्धांत, उसमें बात बताऊंगा कि भारत धर्म के मामले में जहां तटस्थ होना चाहिए वहां तटस्थ भी है, लेकिन जहां धर्म विरोधी, जहां धर्म आकर कहीं धर्म मनुष्य का शोषण करता है तो वहां आकर सरकार हमारा बचाव भी करती है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है, कई देशों में ऐसा नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली और विशेषता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बहुत ही लोकतंत्र का मतलब जैसे ये शब्द आता है तो हमें उस देश के बारे में पता चल जाता है कि वहां वो हमें परिभाषा याद आती है। आप परिभाषा याद कीजिए अब्राहम लिंकन की, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। इसका मतलब है कि यहाँ पर लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक शासन है। इसका मतलब है क्या लोकतंत्र दो प्रकार का होता है साथियों। बड़े रूप में अपन बात करें तो दो रूप में देख सकते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में जनता सीधे भागीदारी निभाती है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था को संचालित करती है। तो लोकतंत्र भारत का एक बहुत बड़ा आधार है, जिसमें हमें सभी भारतीय नागरिकों को अपन बात करें तो राजनीतिक अधिकार यहां से प्राप्त होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम देखिए साफ साफ नजर आता है लोकतंत्रात्मक जो लिखा हुआ है, इससे साबित होता है कि हमें राजनीतिक यहाँ पर मिल रहा है। इस तात्पर्य से है कि भारत में राजसत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं और वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान सभी को सामाजिक, कौन से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का क्या देते हैं? आश्वासन देते हैं। लोकतंत्र मतलब ऐसी व्यवस्था जो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन की जाती वाली होती है, उसे हम लोकतंत्रात्मक कहते हैं। अब हमारा अगला शब्द आ रहा है गणराज्य। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है गणराज्य। देखिए ये गणराज्य जो शब्द लिया गया है वो हमने फ्रांस से लिया है। इसका अर्थ है
कि भारत में राज्य अध्यक्ष सर्वोच्च व्यक्ति वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है और भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से द्वारा किससे किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। बहुत ही छोटा सा कई बार सवाल पूछा जाता है कि क्या भारत के राष्ट्रपति को जनता चुनती है? हाँ, भारत की जनता राष्ट्रपति को चुनती है अप्रत्यक्ष रूप से माध्यम से। यानी किसी भी देश का जो राज्य अध्यक्ष या सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित होता है, उस देश को वहां पर गणराज्य होता है। गणराज्य यानी गणतंत्र सिस्टम। गणतंत्र का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था जिसका जो संवैधानिक या वास्तविक प्रमुख होता है वह जनता द्वारा चुना जाता है, वह वंशानुगत नहीं होगा, यानी राजा का बेटा सीधे राजा न बने, वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या किसी और माध्यम से चुना जाए, लेकिन वंशानुगत माध्यम से नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं विवरणात्मक भाग। बहुत ही अच्छा इसमें किया गया है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। देखिए इन शब्दों का हमें उल्लेख मिलेगा हमारे नीति निर्देशक तत्वों में। इस शब्दों का उल्लेख और कहाँ मिलेगा? नीति निर्देशक तत्वों, क्योंकि हम बात करें कि नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त हो और जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, नस्ल, अन्य किसी भी प्रकार से नागरिकों में भेदभाव नहीं हो। ये इसका उल्लेख मौलिक अधिकारों में भी है साथियों। अनुच्छेद 15 के अंदर भी इसको सामाजिक न्याय को दर्शाया गया है। यानी भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त है, वो भले जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, नस्ल, अन्य किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्तर पर भारतीय संविधान के तहत न्याय दिया जाएगा, लेकिन धार्मिक स्तर पर भी न्याय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भारत में संविधान में पंथ निरपेक्ष की बात की गई है, जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ये ध्यान रखना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक आधार पर न्याय दिया जाएगा, लेकिन धार्मिक आधार पर कभी भी न्याय नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्थिक न्याय की। आर्थिक न्याय की बात करते हैं साथियों। आर्थिक न्याय का मतलब होता है अनुच्छेद 39 जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया गया। इसमें राज्यों को अपनी नीति का संचालन इस प्रकार से करने के लिए कहा गया है कि समान रूप से सभी नागरिकों को आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार हो और समुदाय के भौतिक संपत्ति को स्वामित्व और वितरण इस प्रकार से हो जिसमें अधिकाधिक सामूहिक हित संभव हो सके और पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए क्या मिल सके? सम्मान वेतन मिले, उत्पादन वितरण के साधनों का एकीकरण केंद्रीकरण न हो। यानी दोस्तों यहाँ पर अपन बात करें कि हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें सभी नागरिकों को आर्थिक आधार पर न्याय दिया गया कि जैसे मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, मेल है यूरोलॉजिस्ट और एक फीमेल भी है यूरोलॉजिस्ट, उनके वेतन समान होंगे, क्योंकि पुरुष और स्त्रियों के समान कार्य के लिए क्या किया गया? समान वेतन। इसके साथ साथ यहाँ अधिकाधिक सामूहिक हित को संभव नजर रखा गया। जो भी कार्य किया जाएगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी हम बात करें तो हमारा ज्यादा से ज्यादा सामूहिक हित को मद्देनजर रख के कार्य किया जाएगा। साथ ही देखिए साथियों, सभी नागरिकों को आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा और समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और वितरण इस प्रकार से अधिक किया जाएगा जिससे सभी का ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके? फायदा हो सके। साथियों हम बात कर रहे हैं कहाँ साथियों? तो ये हम बात कर रहे थे, आगे हम बात करें राजनीतिक न्याय की। राजनीतिक न्याय भारतीय संविधान में व्यवस्थक मताधिकार की स्थापना और संवैधानिक उपचारों द्वारा राजनीतिक न्याय के आदर्श को मूर्त रूप प्रदान करता है। यहाँ पर भी आपको राजनीतिक न्याय प्राप्त होता है। मैं वापस इस न्याय की जो तीनों है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसके बारे में पुनः आपको बता देता हूँ साथियों कि प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिन्हें मौलिक अधिकारों में भी इसका उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से इसको हासिल किया गया है। कई बार यह सवाल पूछा जा सकता है कि साथियों हमारे जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अलावा भी भारतीय संविधान में कहां पर इसका उल्लेख किया गया है? तो याद रखना, मौलिक अधिकारों में भी इसका उल्लेख किया गया है और इसके साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका उल्लेख किया गया है।
प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ है संविधान द्वारा बराबर यानी सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाने से है। और आर्थिक न्याय का अर्थ होता है समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण से, जिससे संपत्ति कुछ हाथों में केंद्रित नहीं हो सके। और राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार से भारतीय संविधान के प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक व्यवस्क मताधिकार और सम्मान मूल्य प्रदान किया जाए। हाँ साथियों, आपको पता है कि भारतीय संविधान में राजनीतिक न्याय के तहत प्रत्येक व्यक्ति को मूल संविधान में हमारे राजनीतिक एवं व्यवसायिक मताधिकार की आयु 21 वर्ष रखी गई थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के बाद हमारे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है राजनीतिक न्याय के। अब आगे पढ़ते हैं साथियों, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये बहुत ही लाइबर्टी, इक्वलिटी और हमारी फ्रेंटरिटी। हम बात करते हैं स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में नागरिकों के को विचार स्वतंत्रता जैसे शब्द आता है तो इसको हम वैसे सिद्धांतों के अंदर और भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन स्वतंत्रता शब्द जो भारतीय संविधान की बात करते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। कौन सी स्वतंत्रता दी गई है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है, विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही ये कई बार ये भी सवाल आता है कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अलावा भी स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो साथियों, संविधान के अनुच्छेद 19 में हमारे भारत के मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में वहां पर 6 स्वतंत्रताएं हैं, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन के तहत एक स्वतंत्रता को हटा दिया गया है और अब वर्तमान में वहां पर 6 स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। तो स्वतंत्रता पे एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही या गुलामी या चाकरी या कारावास या तानाशाही आदि से मुक्त और स्वतंत्र होना है। उसके बाद है समानता। समानता देश के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई है। प्रतिष्ठा मतलब हर व्यक्ति की एक प्रतिष्ठा रखी गई है और हर व्यक्ति को अवसर दिया गया है कि आप अपने स्तर पर अपनी अवसर आगे बढ़ा सकते हो और कुछ भी कार्य कर सकते हो। तो समानता का प्रत्यय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है। और संविधान देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने का क्या करता है? प्रयास करता है। क्या करता है? प्रयास करता है। आगे है बंधुत्व। ये हमारी बात करें, ये तीनों जो शब्द आ रहे हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये हमारे फ्रांस की जो क्रांति है उस फ्रांस की क्रांति से हमने ये तीनों शब्द लिए हैं। कई बार बहुत ही नॉर्मल ये सवाल पूछा जाता है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। इनका क्रम भी याद रखना, पहले स्वतंत्रता आएगी, उसके बाद समानता आएगी और उसके बाद बंधुत्व आएगी। बंधुत्व की बात करते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में कह सकते हैं भाईचारा। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की भावना बढ़ाने के लिए संकल्प किया गया है। एकता, अखंडता बढ़ाने वाली भावना को संकल्प किया गया है। हाँ दोस्तों, भाईचारे का अर्थ बंधुत्व की भावना से संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति और राष्ट्र की एकता, अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच में भाईचारा को बढ़ावा देती है। उसके बाद है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय विविधताओं के अंतर्गत विद्वान एकता से परिचित थे। वे चाहते थे कि हमारे नागरिकों में क्षेत्रता, प्रांतवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद को महत्व न देकर देश की एकता के भाव को बनाए रखें। इसलिए हमारे संविधान में बंधुत्व का आदर्श 2 आधारों पर टिका हुआ है। एक है राष्ट्र की एकता और दूसरा है व्यक्ति की गरिमा शब्द। ये हमें, क्योंकि हमारा भारत है, आप यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं तो उसी अनुच्छेद 1 में भी उल्लेख किया गया है भारत एक राज्यों का संघ होगा, न कि वहां कोई समझौता नहीं दिखाया गया, क्योंकि भारत कभी भी अलग नहीं हो सकता। इसे राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा को हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिखाया गया। उसके बाद अखंडता, ये शब्द हमने 42वां संविधान संशोधन उद्देशिका में
अखंडता शब्द को जोड़ा गया, अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया। इसका मूल उद्देश्य भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित करना है और उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रस्तावना उद्देशिका में संविधान के मूल आदर्शों को दर्शाया गया। ये हमारा एकता और अखंडता यानी कभी भी अलग नहीं हो सकता है, उसके बारे में बात की गई है। चलिए साथियों, मैं आपको इससे जुड़ी हुई और बातें बता देता हूं जो भारतीय संविधान को बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उभर कर आते हैं। हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको लेकर जो बहुत ही कंपटीशन एग्जाम या कक्षा 12th के अंदर भी बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। पहले बात करते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ। यह संशोधन अभी तक एक बार हुआ। कितनी बार हुआ साथियों? एक बार हुआ। और वो कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में अभी तक केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और इसमें कितने शब्द जोड़े गए? कई बार पूछा गया। इसमें 3 शब्द जोड़े गए। वो कौन कौन से 3 शब्द हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया। क्या इसे अदालत ने वैध ठहराया गया था संशोधन? अदालत ने इसे संशोधन को क्या ठहराया था? वैध ठहराया था। कब? कैसा मामला? थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो व्याख्या की गई है उसको लेकर बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर बहुत बार सवाल पूछा जाता है। हमारी सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में जो टकराव हुआ था उसको लेकर क्या कौन कौन से वाद आए थे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर आए थे और उस वाद में क्या निर्णय दिया गया था, इसके बारे में भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना को तब जोड़ा गया जब संविधान में बाकी संविधान पहले ही लागू हो गया था। बेरूबारी यूनियन के मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि संविधान प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। यानी कौन से वाद में साथियों? याद रखना, बेरूबरी यूनियन के मामला 1960 में आया था और उस मामले में यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। हालांकि यह स्वीकार किया गया था कि यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट है या उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन संशोधन नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं हमारा अगला वाद आया था केशवानंद भारती मामला 1973 में। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को उल्टा कर दिया, पलट दिया। आपकी बात करें तो जैसे बेरूबरी यूनियन वाद 1960 आया था उसका उल्टा कर दिया। समझिए, उसमें कहा गया था प्रस्तावना इसका भाग नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ केशवानंद भारती मामले में क्या कह दिया? वापस उल्टा कर दिया। प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें आप जिस प्रकार से संविधान के बाकी भाग में संशोधन कर सकते हैं उसी प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी आप क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। ये कौन से मामले में कहा था? केशवानंद भारती मामला 1973। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इस संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जाता है कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये कौन से वाद में आया था? केशवानंद भारती मामले में आया था। परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक बार फिर से भारतीय जीवन की बीमा निगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना खूबसूरत शब्दों में भूमिका है जो हमारे बुनियादी आदर्श और उद्देश्य और दार्शनिक भारतीय संविधान की अवधारणा शामिल है। ये संवैधानिक प्रावधानों के तर्कसंगत और निष्पक्षता प्रदान करती है साथियों। और आज हम भारतीय संविधान को प्रस्तावना का बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के बारे में जरूर बताइए और यदि वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इस पर एक लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अभी आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आने वाला हर वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।